हेलो प्यारे बच्चों। और सब बढ़िया है, ठीक ठाक। आशा करते हैं ठीक होगे, खुश होगे, मस्त होगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। स्वागत है बच्चों आप सबका जेपी पाठशाला 2.0 में। बेटा, कल आपको बता ही दिया गया था कि आपका जो चैप्टर है वो सन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। आपको इस चैप्टर के बारे में, कुछ टॉपिक के बारे में भी बात किया गया था। तो जैसा कि आपका चैप्टर है ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, हमने आपको बताया था, हमने कल आपको बताया भी था कि जो पुष्प होता है वो पौधों का क्या होता है बेटा, लैंगिक अंग। बहुत सही। तो पुष्प जो है वो पौधों का लैंगिक अंग है, साथ ही साथ भावनाओं को प्रदर्शित करने का कारक भी होता है। तो आपको और भी सारी चीजें बताई गई थी बेटा कि पुष्प भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि पुष्प के आधार पर पौधे भी कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। एक तो ऐसा पौधा जो पुष्प देता है, दूसरा एक ऐसा पौधा जो पुष्प नहीं देता है बेटा। आपको नाम भी उनके बताए गए थे कि जो पुष्प वाला पौधा है उसका नाम क्या है, आवृत बीजी, और जो विदाउट पुष्प वाला पौधा है उसका नाम क्या है बेटा, अनावृत बीजी। तो पुष्प वाला जो है वो तो आपको पढ़ना है बेटा। अनावृत बीजी मतलब एक ऐसे पौधा जिसके पास पुष्प नहीं है, वो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है बेटा, क्योंकि आपको पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बेटा, कल पार्ट 1 में आपने इतना जरूर सीख लिया था कि जो पुष्प होते हैं भावनाओं को प्रदर्शित करने के कारक थे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि ये पौधों का क्या होता है बेटा, लैंगिक अंग भी होता है। और साथ ही साथ आपको पुष्प के उन छोटे छोटे अंगों के बारे में भी बताए गए थे जो कि किसी दूसरे पुष्प, फल, बीज आदि को निर्माण में क्या होते हैं बेटा, सहायक होते हैं। तो वे अंग जो किसी दूसरे पुष्प, बीज, फल या किसी दूसरे पादप के निर्माण में सहायक होते हैं बेटा, वो कौन से अंग होते हैं बेटा, लैंगिक अंग होते हैं। लैंगिक अंग के साथ साथ आपको कुछ सहायक अंग भी बताए गए थे। तो बेटा, रफ ले लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, सब कुछ ले लो और मन लगा के, ध्यान लगा के बैठ जाओ। और अपने चैनल को, अपना चैनल बेटा कौन सा है, जेपी पाठशाला 2.0 है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। शेयर मत करो, कमेंट और लाइक जरूर करो। कमेंट करो बेटा, प्रश्न पूछो, प्रश्न का उत्तर पाओ, जो भी आपके मन में डाउट है, बाकी आपकी जो भी इच्छा है वो अपनी इच्छाओं को शेयर करिए, ताकि आपकी इच्छाओं का समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। बहुत सारी इच्छाएं हैं लेकिन कुछ ही इच्छाओं का शेयर करिएगा, बहुत सारी इच्छाओं का नहीं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। कल आपको बता ही दिया गया था कि पुष्प के पास 2 ऐसे अंग होते हैं जो किसी दूसरे पुष्प, फल, बीज के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने आपको कल ही बताया था कि इन पार्टों को हम और डिटेल करेंगे। जैसा कि हमने आपको जायांग और पुमंग के बारे में बताया था बेटा, ये जो जायांग और पुमंग होते हैं पुष्प के लैंगिक अंग होते हैं। सर्वप्रथम बेटा हम पुष्प के नर भाग पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग मादा भाग पे ध्यान देंगे। तो जैसा कि बेटा स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा टॉपिक आज का आपका क्या है बेटा, पुमंग। अर्थात ये जो आपका बेटा पुमंग है ये पुष्प का कहा जाए तो बेटा नर भाग है। कौन सा भाग होता है, नर भाग है। कौन, पुमंग। और पुमंग कहा जाए तो होता क्या है बेटा, तो जो पुमंग होता है यह मतलब कौन, पुमंग। इसे बेटा यह पुंकेसरों का, पुंकेसर का समूह है। क्या है, समूह है। तो आपको बताया गया कि पुंकेसर का क्या होता है बेटा, समूह होता है। पुष्प का नर भाग भी है। अब ये जो पुंकेसर है बेटा, पुंकेसर या पराग कोश, किसमें, पराग कोश व तंतु में बटा होता है। कौन बटा होता है, ये जो आपका पुंकेसर है। ठीक है, अगर आपके पास एक परागकोश एक तंतु है तो आपका पुंकेसर कहलाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे परागकोश और बहुत सारे तंतु हैं तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे, पुंकेसर का समूह, अर्थात वो आपका क्या होगा बेटा, पुमंग होगा। चलो, तो
तो हमने आपको बताया था कि आज हम क्या करेंगे बेटा, पुमंग के बारे में बहुत डिटेल जाएंगे। तो ये जो आपका पुमंग में दो चीजें हैं बेटा, एक तो आपका परागकोश है, दूसरा आपका क्या दिख रहा है बेटा, तंतु है। तंतु कोई एक ऐसी संरचना होती है जो डंडे नुमा होती है। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग आपका क्या रहेगा बेटा, वो जो आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वो आपका रहेगा परागकोश। क्या रहेगा, परागकोश। ये जो बेटा परागकोश होता है, यह मतलब कौन, परागकोश, यह तंतु के, किसके, तंतु के समदूरस्थ, तंतु के समदूरस्थ भाग से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। तो बेटा जो परागकोश होता है तंतु के समदूरस्थ भाग से जुड़ा होता है। तो समदूरस्थ भाग कौन सा होता है बेटा, एक ऐसा भाग होता है, देखो बेटा जो पुष्प होते हैं, पुष्प के पास आपको बताया गया, हमने आपको उस दिन संरचना भी बनवाई थी कि पुष्प के पास एक वर्तिकाग्र होता है और एक नलीनुमा संरचना होती है बेटा। तो आपने हम कल आपको बताया ही था कि जो आपका वर्तिकाग्र था बेटा, ये किसका काम कर रहा होता है, एक बरामदे के जैसे काम कर रहा होता है। जैसे कि कोई पुष्प है या फिर कहा जाए कोई कीट है, सर्वप्रथम जैसे आप ही मान लो आपके यहाँ पर कोई आता है तो सबसे पहले कहाँ बैठता है बेटा, आपके कहाँ बैठता है, बरामदे में। उसके बाद कहाँ जाता है, वो गैलरी में जाता है, गैलरी से कहाँ जाता है, आंगन में जाता है, जहाँ पे वो क्या करता है बेटा, खाना पीना सब कुछ खाता पीता है। तो बेटा उसी प्रकार से पुष्प के पास भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि क्या है बेटा, वर्तिकाग्र है, जो थोड़ा सा पफी भाग होता है, जो फूला हुआ भाग होता है, वो क्या है बेटा, वर्तिकाग्र है, जहां पे कीट पतंगे आके क्या होते हैं बेटा, बैठते हैं। ठीक है, बैठने के बाद अंदर प्रवेश भी करते हैं, जो प्रवेश वाला रास्ता होता है इसका नाम क्या होता है बेटा, वर्तिका होती है। और ऊपर को जो भाग होता है उसका नाम क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। तो वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया। अब बेटा हमने आपको बताया ही था, गैलरी के बाद क्या आएगा, आंगन आएगा। तो आंगन आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका क्या था, अंडाशय था। तो अंडाशय हो गया, अंडाशय जो है बेटा, यहाँ पे आपको सभी प्रकार अंडाशय के अंदर ये आपको एक संरचना दिखी थी कल, उसका नाम क्या था बेटा, बीजांड। वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सेम अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा, यही आपके अंडाशय के बगल में यहां से आपको क्या निकलता है, एक तंतु निकलता है। अंडाशय के पास में जो तंतु का ये जो भाग होता है बेटा, इसे समीपस्थ बोलते हैं। मतलब ये अंडाशय के समीप का भाग है, और अंडाशय के जो दूर का भाग है वो क्या, उसे क्या बोलेंगे बेटा, समदूरस्थ। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि यह तंतु के समदूरस्थ भाग से जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है बेटा, वो होता है परागकोश। ठीक है जुकाम हो गई है। तो ये जो बेटा परागकोश है, यह तंतु के समदूरस्थ भाग से क्या होता है, जुड़ा होता है। समदूरस्थ भाग एक ऐसा भाग होता है जो पुष्प के तंतु के सबसे ऊपरी सिरे पे होता है। साथ ही साथ अगर परागकोश के बारे में बेटा और कुछ अगर आपको डिटेल में जानना है तो समदूरस्थ भाग से जुड़ा होता है। साथ ही साथ जो परागकोश होता है बेटा, यह द्विपालिक द्विपालिक व चतुष्कोणीय चतुष्कोणीय होता है। कौन, परागकोश। तो आपका जो परागकोश है तंतु के समदूरस्थ भाग से जुड़ा है और साथ ही साथ द्विपालिक व चतुष्कोणीय भी होता है। आई होप इतना आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया। अभी हमने सिर्फ ओवरऑल थोड़ा सा बताया है इसके बारे में, परागकोश के बारे में। यह तंतु का समदूरस्थ भाग है, समदूरस्थ भाग से जुड़ा होगा और साथ ही साथ द्विपालिक व चतुष्कोणीय होता है। अब ये द्विपालिक और चतुष्कोणीय को समझने की बात है बेटा, समझना, पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, अभी आपको समझने की जरूरत है। मन लगा के समझो, जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा है रटने का प्रयास मत करो, क्योंकि रटने वाली जो चीजें होती हैं कुछ समय के बाद क्या होता है बेटा, भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन जो समझने वाली चीजें होती हैं उनको हम लंबे समय तक समझते रहते हैं।
तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो चेम्बर दिखाई दे रहे हैं बेटा, एक चेम्बर ये, दूसरा चेम्बर ये, इसीलिए मैंने क्या बोला, द्विपालिक है। और साथ साथ यहाँ पे मैंने क्या बात लिखा है बेटा, चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय का मतलब बेटा एक कोना ये हो गया, दूसरा कोना ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, इसीलिए मैंने इसको बोला था बेटा यह द्विपालिक व चतुष्कोणीय होता है। तो जो पराग कोश है बेटा तंतु के समदूरस्थ भाग से जुड़ा होगा या द्विपालिक व चतुष्कोणीय होता है। और अगर आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है बेटा तो आप और भी कुछ चीजों को लिख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आपको भी बताया जा रहा है, चतुष्कोणीय है, साथ ही साथ ये द्विपालिक भी है। यह का मतलब बेटा कौन, परागकोश। ये जो द्विपालिक के साथ साथ चतुष्कोणीय है, यह परिपक्व, यह परिपक्व होने से पहले, होने से पहले लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी होता है। कौन बेटा, ये आपका परागकोश। ये जो आपका परागकोश है ये परिपक्व होने के पहले, क्या होने के पहले, परिपक्व होने के पहले ये क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। जिस प्रकार से एक मनुष्य वयस्क होने से पहले एक छोटा सा शिशु होता है, उसी प्रकार से बेटा जो आपका परागकोश होता है किसी पुष्प के अंदर, वो भी परिपक्व होने से पहले अर्थात परागकोश बनने के पहले एक संरचना होती है जिसका नाम क्या होता है बेटा, लघु बीजाणुधानी होता है। आपको कल संरचना ही बनाई गई थी, तो ये जो लघु बीजाणुधानी की संरचना है आपको देखने की जरूरत इसको है। परागकोश तो आपको पहले ही बता दिया गया, समदूरस्थ भाग से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ द्विपालिक और चतुष्कोणीय भी है। साथ ही साथ यह परिपक्व होने से पहले क्या होता है, लघु बीजाणुधानी में परिवर्तित होता है। बेटा बन जाता है, जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तब ये परागकोश कहलाता है। जब कली अवस्था में होता है तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, लघु बीजाणुधानी बोलते हो। तो परागकोश के अंदर ही, परागकोश के अंदर ही थोड़ा सा इसको और छोटा किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यह परिपक्व होने से पहले क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। इसमें, इसमें मतलब किसमें, परागकोश में, इसमें पराग कण, इसमें पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। तो बेटा एक ऐसी संरचना जो किसी दूसरे जीव को लाने का कार्य कर रही है वो क्या है बेटा, वो है आपका परागकण। आपको क्या है, परागकण। अब ये जो परागकण होता है बेटा ये द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है कि द्विकुंडलित, तो जो भी है आपके मन में जो भी सवाल है वो आपको आगे मिलेंगे जब आप लोग परागकण बनाओगे। तो मतलब कि अगर आपको परागकण को बनाना है बेटा तो आपको कहा जाए तो बहुत सारे मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। मेथड का प्रयोग करने का मतलब है आपके पास एक ऐसा विधि होता है बेटा जिसे आप लोग क्या बोलते हो, लघु बीजाणु जनन बोलते हो। मतलब कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनता है बेटा, लघु बीजाणु को ही क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। तो वो अलग उसका नाम है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, वो आपका क्या है, परागकण है।
परागकण का जो दूसरा नाम होता है बेटा उसका नाम होता है लघु बीजाणु होता है। ठीक है, तो चलो, तो साथ ही साथ उमंग आपको बता ही दिया गया कि यह पुष्प का नर भाग है, यह पुंकेसर का समूह है, और साथ ही साथ यह परागकोश और तंत्र में बटा है। साथ ही साथ आपको बताया गया, पहला टॉपिक आपको क्या बताया गया, परागकोश के बारे में बताया गया। जो आपका परागकोश होता है यह तंतु के समदूरस्थ भाग से जुड़ा होगा। अभी आपने आपको बताया समीपस्थ है, और ये क्या है, समदूरस्थ भाग है जहाँ पे लगी होती है। और साथ ही साथ यह द्विपालिक और चतुष्कोणीय होता है। साथ ही साथ बेटा यह परिपक्व होने से पहले लघु बीजाणुधानी होता है। कौन, परागकोश। तो परागकोश बनने से पहले क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। और इसी परागकोश के अंदर बेटा किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। उसके पहले आपको समझना पड़ेगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका नाम है बेटा लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के बाद आप लोग पढ़ना पड़ेगा बेटा लघु बीजाणु जनन। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी, वो रहेगा बेटा लघु बीजाणुधानी। आपको देखना पड़ेगा ये जो लघु बीजाणुधानी होता है ये किस प्रकार से दिखता है। लघु बीजाणुधानी ये कौन सी संरचना है, ये कहा जाए तो परागकोश बनने की पहले की संरचना है। तो लघु बीजाणुधानी आपको लिखना पड़ेगा बेटा इसमें, यह चार परतों से मिलकर बना होता है। तो यह चार परतों से मिलकर बना है, जिसके नाम बाह्य परत, कामा मध्य परत, कामा अंतः परत, कामा एक परत और है बेटा, उसका नाम क्या है, टेपिटम। तो जिसके नाम क्या है बेटा, बाह्य परत है, मध्य परत, अंतः परत, और क्या है, टेपिटम है। अगर लघु बीजाणुधानी को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जैसे आपने क्या देखा बेटा कि ये आपका क्या है, यह आपका परागकोश है। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका परागकोश है। अगर इसका हम लोग क्या करेंगे बेटा, टीएस व्यू करेंगे। क्या करेंगे, अगर टीएस व्यू करेंगे तो जब टीएस व्यू इसका करेंगे, थोड़ा इसको काट करके देखेंगे कि अभी आपने सर बताया द्विपालिक चतुष्कोणीय, ये इसका मैटर क्या है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये इसको जब काटा जाता है बेटा, इसको जब क्या करते हैं, काटते हैं, तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। आप लोग यहां ही देख लो बेटा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको हल्का हल्का दिख रहा है, देखो पहले ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, फिर देखो यहां से मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया, ये ऐसे आया, फिर ऐसे क्या हो गया, मुड़ गया। अब यहां से भी देखो बेटा, ये ऐसे आया, फिर दो बार कटे, कटे कि नहीं कटे। तो जब दो पालियां बन गई, एक पाली ऊपर वाली, एक पाली नीचे वाली, और साथ ही साथ चार कोने, एक कोना ये भी हो गया बेटा, एक कोना ये भी हो गया, एक कोना ये, एक कोना ये हो गया, तो चार कोने भी हो गए। इसलिए हमने आपको बताया था जो परागकोश होता है ये द्विपालिक और चतुष्कोणीय होता है, मतलब चार कोने होते हैं। जब इसको टीएस व्यू करते हैं तो ये पुरानी संरचना हो जाती है। पुरानी का मतलब लघु बीजाणुधानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लघु बीजाणुधानी बन रहा है बेटा, इसमें आपको बताया है जो लघु बीजाणुधानी होती है इसके पास बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। जैसा कहा जाए तो यहाँ आपको दिख ही रहा है, चार संरचनाएं थी। कितनी परतों से मिलकर बना था बेटा, चार परतों से मिलकर बना था। बनाओ, सब लोग साथ में बनाओ। ठीक है, एक परत ये हो गई, दो परत ये हो गए, हमको चार परत बनाना है। तीन परत हो गए बेटा,
एक परत का नाम और बनाते हैं। ये हो गई 4 परत, सबने बना लिया। बहुत सही। ये जो संरचना है बेटा, इसे आप लोग नाम क्या देते हो? यह है लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी। इस संरचना का नाम क्या है बेटा? लघु बीजाणु धानी, जो कि कलिका अवस्था में होता है। जब ये परिपक्व हो जाता है बेटा, तब ये आपको नया चित्र बनता है, उसका नाम क्या होता है? परागकोश। तो सर अभी आपने बताया था कि परागकोश के अंदर परागकण का बनता है, बनता है नहीं बनता है? परागकण बनता है। उसी प्रकार सर लघु बीजाणु धानी में क्या होता है? तो लघु बीजाणु धानी में बेटा एक कोशिका होती है जिसका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये जो आपका हल्का हल्का पीले रंग का दिख रहा है बेटा, इसे आप लोग क्या नाम दोगे? इसका नाम है बेटा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। नामकरण करते चलो, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका। तो लघु बीजाणु जो पीले रंग का है बेटा, वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। और आपका जो ये हल्का नीले रंग का है बेटा, अंदर की जो कोशिका है, इसका नाम टेपिटम है। इसका नाम क्या है बेटा? टेपिटम है। अभी इसके कार्य वगैरह को हम लोग डिटेल करेंगे, पर उसके पहले सभी परतों के नाम को लिख लिया जाए। और जो आपको उसके बाहर जो हरे रंग की थोड़ा सा परत दिख रही है बेटा, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है अंतः परत। इसका नाम क्या है? अंतः परत है। और जो आपको थोड़ा सा रेड कलर का दिख रहा है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा मध्य परत। इसका नाम क्या है? मध्य परत। और जो आपको सबसे बाहर दिख रहा है बेटा, जो आपको सबसे बाहर दिख रहा है, इसका नाम है बाह्य परत। इसका नाम क्या है? बाह्य परत। तो आपके पास 4 परतें हैं। कितनी परत दिखाई दे रहे बेटा? 4 परत। और इन्हीं 4 परतों की संरचना को आप लोग नाम क्या देते हो बेटा? लघु बीजाणु धानी देते हो। और एक ऐसी कोशिका जो परागकण का निर्माण करेगी बेटा, उसका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है बेटा, इसमें बहुत सारे विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री भी विभाजन होगा और समसूत्री भी होगा। और इसी विभाजन की प्रक्रिया को बेटा एक नाम दिया जाता है, जिसका नाम होता है बेटा लघु बीजाणु जनन। तो अगर आप लोग परागकोश का टीएस व्यू करोगे, क्या करोगे? टीएस व्यू करोगे, काट करके देखोगे, तो यह इस प्रकार की संरचना में दिखाई देगा, जिसका नाम क्या रखा जाएगा बेटा? लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी में क्या होंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होंगी, जो आगे चल के परागकण का निर्माण करेंगे, जो आगे चल के लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे। तो बेटा ये तो आपका था, कहा जाए तो परागकोश के बारे में। अब वो बात अलग है कि परागकोश के अंदर परागकण बन रहा है। सर परागकण क्या है? कि मतलब कि कोई कीट आता है लेके चला जाता है, ऐसा क्या होता है कि हवा उसको नहीं ले जा पाती है? तो बेटा टेपिटम नामक परत है आपके पास, यहाँ पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा? टेपिटम, यह एक ऐसी परत होती है बेटा जो स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन का स्राव करती है। इसका बेटा स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन का स्राव करती है। और स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा द्रव्य होता है बेटा जो चिपचिपा होता है। क्या होता है? चिपचिपा होता है, जो कि परागकणों को पकड़ने का कार्य करता है, अर्थात वो चिपकाए रहता है, जिससे कि परागकण वायु के द्वारा किसी दूसरे पर नहीं जा पाते हैं। ठीक है। और कहा जाए कीट भी जल्दी उनको नहीं ले जा सकता है, जब तक कि उन्हें अपने चोंच में भर के ले जाए। सर चोंच नहीं होते हैं? चोंच होते हैं, पर उनके जो डंक मारने हुए उनके क्या है? चोंच है।
तो वो उनमें क्या करता है, भर के ले जाता है। तो उसी प्रकार से किसको ले जाएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को अर्थात परागकणों को ले जाता है। तो स्टेपिटम नामक परत के कारण ही आपका जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है बेटा, ये क्या होती है, सुरक्षित भी होती है। किसके द्वारा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है बेटा, इसको सुरक्षा देने का कार्य कौन कर रहा है, टेपिटम कर रहा है। कौन कर रहा है, टेपिटम कार्य कर रहा है बेटा। टेपिटम अपने आप को तब तक नष्ट नहीं करता है जब तक लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणु नहीं बन जाती है। क्या नहीं बन जाती है, लघु बीजाणु। तो ये तब तक बेटा नष्ट नहीं होगा जब तक कि लघु बीजाणु बन नहीं जाएगा। ये है लघु बीजाणु। तो जब लघु बीजाणु बन जाएगा तब टेपिटम नामक परत क्या हो जाएगी बेटा, नष्ट हो जाएगी। और ये बाहर की 3 परतें सर, इनका क्या काम है, तो बाहर की जो 3 परतें हैं बेटा, बाह्य परत, मध्य परत और क्या है, अंतः परत, इन तीनों परतों का काम होता है परागकोश के स्फुटन में मदद करना। भाई ये परत है, बनी है, जब ये फटेंगी तभी क्या होगा, निकलेगा, तभी तो इसमें से परागकण मुक्त होगा। जब ये फटेगी ही नहीं तो परागकण कैसे मुक्त हो जाएगा। तो ये जो बाह्य परत, मध्य परत और जो ये जो अंतः परत है, यही तीनों परत मिलकर के बेटा कहा जाए तो स्फुटन का कार्य करती हैं, अर्थात फोड़ने का भी कार्य करती हैं, अर्थात परागकोश की बाह्य परतों को तोड़ने का भी कार्य करती है, जिससे कि परागकोश का क्या हो सके बेटा, स्फुटन हो सके। आई होप इतना समझ गए होंगे कि लघु बीजाणुधानी जो संरचना होती है बेटा, या 4 परतों की संरचना होती है। नंबर 1 बाह्य परत, मध्य परत, अंतः परत और क्या बेटा, टेपिटम है। पहली परत का नाम है जो है उसका नाम बाह्य परत, दूसरी परत का नाम बेटा जो है मध्य परत, तीसरी परत का नाम है क्या, अंतः परत, चौथी परत का नाम क्या है बेटा, टेपिटम। तो इन्हीं 4 परतों से मिली संरचना को आप लोग क्या बोलते हो, लघु बीजाणुधानी होती है। और ये जो संरचना है बेटा, यह परागकोश बनने के पहले की संरचना होती है। तो परागकोश के अंदर क्या बनेगा, परागकण बनेगा। और लघु बीजाणुधानी के अंदर कौन सी कोशिका होगी बेटा, उसका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। चलो अब लगता है कि थोड़ा बहुत तुम लोगों ने कुछ सीख लिया है। तो अब क्या करेंगे हम, इस परागकोश को, किस परागकोश को, इस परागकोश को, ठीक है। अब आपने लघु बीजाणुधानी को भी देख लिया। अब आपको अगर लिखना है बेटा तो कुछ चीज लिखना पड़ेगा, जैसा कि सबसे पहले लघु बीजाणुधानी के अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर आपकी हेडिंग क्या थी बेटा, लघु बीजाणु, लघु बीजाणुधानी। जो लघु बीजाणुधानी है आपको पहले ही बताया गया, यह 4 परतों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। जैसे जैसे आपको क्या बताया गया, जैसे बाह्य परत हो गई, लिखते चलो बेटा, बाह्य परत, मध्य परत और क्या है, अंतः परत। और साथ ही साथ एक परत और है, उसका नाम क्या है बेटा, टेपिटम। उसका नाम क्या है, टेपिटम। तो ये था लघु बीजाणुधानी, 4 परतों से मिलकर बना है, बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत, साथ ही साथ टेपिटम। बाहर की आपको और भी लिखना पड़ेगा बेटा, इसमें बाहर के तीनों, तीनों मतलब बेटा कौन सा, ब्रैकेट बनाकर लिख लेना, बाह्य, मध्य और कौन सा है बेटा, अंतः। तो बाहर की तीनों परतों का काम, परतों का काम परागकोश, परागकोश के स्फुटन में होता है, स्फुटन में होता
है। तो बेटा ये जो पराग कोश है, पराग कोश के मतलब पराग कोश के फूटने में मदद कौन करते हैं? कौन सी तीन परतें? बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परतें होती हैं जो फूटने का, फुटवाने का काम करती हैं। साथ ही साथ टेपिटम नामक परत, कौन सी परत? टेपिटम नामक परत, टेपिटम नामक परत लघु बीजाणु मात्र कोशिका को, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को, मात्र कोशिका को पोषण व सुरक्षा, पोषण व सुरक्षा प्रदान करने का, प्रदान करने का कार्य करती है, करती है। तो ये था बेटा आपका लघु बीजाणु धानी। ये आपकी क्या है बेटा? लघु बीजाणु धानी। तो ये जो आपका लघु बीजाणु धानी है, ये सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहा है। किसको? लघु बीजाणु मात्र कोशिका को बेटा, और साथ ही साथ पोषण देने का भी काम कर रहा है। कौन सी परत? टेपिटम नामक परत। जो टेपिटम नामक परत है बेटा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। साथ ही साथ यह चारों परतों से मिलकर, चार परतों से मिलकर बना बेटा लघु बीजाणु धानी, बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत। साथ ही साथ बाहर की तीनों बाह्य, मध्य और अंतः परतों का काम पराग कोश के स्फुटन में होता है। और टेप्टन नामक जो परत होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। जैसा का भी आपने देखा ही है ये कोशिका, ये समझना, ठीक है बेटा। तो ये था आपका लघु बीजाणु धानी। नेक्स्ट हेडिंग आपको बेटा रहेगी, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा बेटा हम एक एक पार्ट को करते चलेंगे। पहले हम नर भाग को बताएंगे, उसके बाद हम लोग मादा भाग चलेंगे। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है आपका वो क्या है बेटा? वो है लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। तो जो लघु बीजाणु जनन है, कलर नहीं सही लग रहा है, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। तो ये आपका बेटा नेक्स्ट हेडिंग है, लघु बीजाणु जनन। अब इसमें होता क्या है, आपको हमने बताया ये लघु बीजाणु धानी के अंदर एक संरचना होती है जिसका नाम क्या होता है बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो वहीं पे इसकी बात हो रही है बेटा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, मात्र कोशिका से, मात्र कोशिका से लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, इसी को आप लोग क्या बोलते हो बेटा? परागकण। क्या बोलते हो? परागकण बनने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था बेटा लघु बीजाणु जनन का। तो लघु बीजाणु जनन कहा जाए तो लंबा प्रोसेस होता है, इसमें अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन भी होते हैं, वह उसके जनन की प्रक्रिया है बेटा, अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन। तो लघु बीजाणु जनन कहा जाए तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यह अर्धसूत्री, अर्धसूत्री व समसूत्री, या अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजनों,
विभाजनों के द्वारा संपन्न होती है, संपन्न होती है। कौन सी प्रक्रिया बेटा? लघु बीजाणु जनन। जो लघु बीजाणु जनन होता है यह अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन के दौरान संपन्न होती है। एक लघु बीजाणु धानी के अंदर बेटा बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। सर आपने इसको तो लिखा ही नहीं, तो हम लोग कैसे जानेंगे? बिल्कुल सही लिख दे रहे हैं, चलो ये भी लिख लो। एक लघु बीजाणु धानी के अंदर, एक लघु बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। लिखते चलो, होती हैं। तो बहुत सारी जब हैं, तो अगर हम एक को पढ़ते हैं तो हमें लगभग कहा जाए तो सबके बारे में पता हो जाएगा बेटा। ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया है, इट्स कॉल्ड लघु बीजाणु जनन। इसे आप लोग लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यह अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। साथ ही साथ एक लघु बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। एक लघु बीजाणु धानी के अंदर केवल एक नहीं, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग की राय क्या है? अगर हम लोग एक को देख लेते हैं तो क्या सभी के बारे में जान सकते हैं? जैसा एक होगा वैसे सब होंगे। तो चलो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, एक कोशिका को निकालते हैं। तो जैसे कहा जाए तो अगर एक कोशिका को निकाल रहे हो बेटा, तो पहली बात तो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखना पड़ेगा? जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। क्या लिखना पड़ेगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। क्या होती है बेटा? द्विगुणित होती हैं, द्विगुणित होती हैं। जब बेटा द्विगुणित है तो थोड़ा सा देख भी लिया जाए। चलो, तो यहां पे आपको देखा जाएगा, ये है बेटा एक संरचना, इसका नाम हम देते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसका नाम क्या है बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। सर ये द्विगुणित है। द्विगुणित है बेटा, मतलब यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 2n। आप पिछले कक्षाओं में इसको पढ़ के आए होंगे। तो ये जो द्विगुणित मात्र कोशिका है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इससे परागकण का निर्माण कैसे होगा सर? और इसी मेथड को लघु बीजाणु जनन भी बोलते हैं। तो ये कैसे कहा जाए बेटा? तो कहा जाए तो सर्वप्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री प्रथम। तो जब सर्वप्रथम अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है बेटा, तो यहाँ पे कोशिकाएं बढ़ती हैं। क्या बढ़ते हैं? कोशिकाएं बढ़ती हैं। तो अभी जो एक कोशिका है, अब ये कितनी कोशिका बन जाएगी? 2 कोशिका बन जाएगी बेटा। ये बढ़ गई। जब ये 2 कोशिकाएं बढ़ गई तो अब इसमें क्या होगा बेटा? अब इसमें कहा जाए तो अर्धसूत्री सेकंड होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री सेकंड होगा। और जब अर्धसूत्री सेकंड होगा तो अभी तो 2 बटी थी, अब दोबारा फिर से हो गया अर्धसूत्री। मतलब कितनी कोशिकाएं बन गई बेटा? 4 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं बन गई? 4।
1 2 3 4, कितनी कोशिकाएं बनी? 4 कोशिकाएं बनी। ठीक है, 4 में बेटा ये 3 क्या हो जाती हैं? नष्ट। ये क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाती हैं बेटा। बची कौन सी कोशिका है? तो आपके पास एक कोशिका बची है, ये क्या हो गई बेटा? बच गई। ये आपके पास क्या है? बची है। तो आपके पास एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी और जिसने क्या किया? सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन किया, उसके बाद अर्धसूत्री सेकंड किया, उसके बाद क्या कर रही है बेटा? अर्धसूत्री सेकंड करने के बाद 4 कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है, जिसमें से 3 क्या हो गई? नष्ट हो गई। एक आपके पास बची है। अब ये जो एक कोशिका बची है, इसमें कहा जाए तो अभी हमने आपको बताया था कि अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो अभी तो अर्धसूत्री हुआ है। अर्धसूत्री में बेटा कोशिकाओं का बंटवारा होता है और समसूत्री विभाजन में केंद्रकों का बंटवारा होता है। तो इसको थोड़ा सा क्या किया जाएगा? थोड़ा सा और छोटा किया जाएगा, उसके बाद इसी के नीचे वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक कोशिका बची है। अब ये जो आपके पास एक कोशिका बची है बेटा, ये कैसी है? ये अगुणित है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अगुणित। क्या लिखना पड़ेगा? अगुणित लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका। तो आपके पास अगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका बची है बेटा। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि सर्वप्रथम क्या होगा बेटा? अब यहाँ पे होगा समसूत्री विभाजन, समसूत्री प्रथम। और जब समसूत्री प्रथम हुआ तो यहाँ पे बेटा केंद्रक का बंटवारा होने जा रहा है। केंद्रक यहाँ पे कहा जाए 2 बन गए। कितने केंद्रक बने? 2 केंद्रक बने और दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब यहां से फिर क्या होगा बेटा? फिर से कहा जाए तो यहाँ पे हो रहा है समसूत्री सेकंड विभाजन। अब जब ये बंटवारा हुआ, जब दूसरा बंटवारा हुआ बेटा दूसरी बार, तो यहाँ पे कहा जाए जिस प्रकार से वहां पर 4 कोशिकाएं बनी, इसी प्रकार से यहाँ पे कितने केंद्रक बनेंगे? 4 केंद्रक भी बनते हैं बेटा। और इसी का नाम होता है परागकण। इसी का नाम बेटा क्या हो गया? परागकण का चतुष्टक। क्या बोल देते हैं? परागकण का चतुष्टक। तो आपके पास बेटा अर्थात ये आपका क्या है? ये आपका बन गया बेटा लघु बीजाणु। क्या बन गया? लघु बीजाणु। तो आपने अभी जस्ट पहले पढ़ा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से आपको दिख रहा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यहां से लेकर के लघु बीजाणु ये जो बन गया है बेटा, अर्थात ये जो परागकण बन गया है, इसी को, इसी प्रक्रिया का नाम क्या होता है बेटा? लघु बीजाणु जनन होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप क्या होती है बेटा? संपन्न होती है। अर्धसूत्री प्रथम व सेकंड में कोशिकाओं का बंटवारा हुआ और समसूत्री सेकंड में बेटा कहा जाए तो केंद्रकों का बंटवारा हुआ और अंततः आपने उस चीज को प्राप्त ही कर लिया जो आपको चाहिए था। ये जो परागकण है बेटा, इसका नाम क्या है? ये जो परागकण है बेटा पुष्प का नर युग्म कोद्भिद होता है। इसे क्या बोलते हैं? पुष्प का नर युग्म कोद्भिद होता है। अभी तक तो हमने आपको एक कोशिका को निकाला था। क्या निकाले थे? एक कोशिका, वो भी किसकी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका की एक कोशिकाओं को निकाला था और उस कोशिका के द्वारा आपको क्या बना के दिया? 4 परागकण बने हैं बेटा। कितने परागकण बने हैं? 4 परागकण बने हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण बनने की प्रक्रिया अर्थात लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है, इसी का नाम क्या है बेटा? लघु बीजाणु जनन। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th के लिए। लगभग मैक्सिमम आपको 2 नंबर दे के जाएगा। अगर ये एग्जाम में अगर आपके पास आता है तो बेटा 100% कंफर्म है कि आपको 2 नंबर दे के जाएगा। बस आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ डायग्राम के माध्यम से उसको अंडरस्टैंड करवाना है, उसको समझाना है और आपको 2 नंबर बड़ी आसानी से चुरा लेना है।
बहुत ही इजी है बेटा, कुछ नहीं किया गया है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, उसको लघु बीजाणु धानी से निकाला गया, देखा गया इसमें हो क्या रहा है। इसमें बाद में पता चला कि लघु बीजाणु धानी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो रहे हैं, अर्धसूत्री प्रथम हो रहा है, अर्धसूत्री सेकंड हो रहे हैं। उसके बाद 3 कोशिकाएं नष्ट भी हो जा रही हैं, एक कोशिका जो बच रही है ये अपने केंद्रकों का बंटवारा कर रही है। केंद्रक भी कहा जाए तो बट रहे हैं, और लगभग कहा जाए तो लास्ट में आपको एक रिजल्ट आ रहा है, परागकण का निर्माण हो रहा है। वाह वाह, क्या बात है। तो आपने जो परागकण को पाया है बेटा, ये जो होता है यह पुष्प का नर युग्म कोदभिद होता है। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। लगभग ये जो आपका प्रोसेस था, आज आपने पुष्प के नर भाग को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। यहाँ पे आपका कहा जाए तो पुष्प का जो नर भाग था उसके केवल एक टॉपिक बचा है बेटा, वो क्या है, वो है परागकण की संरचना। और परागकण के अंदर जो आपके पास कहा जाए तो किसी दूसरे फल को बीज करने का जो कारक है उस चीज को पढ़ना है। परागकण कैसे बना है, कैसे दिखता है, कितने परतों से मिलकर बना है, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तब तक आप इसे अच्छे से तैयार करते रहिए और इसका मंथन करिए। जो भी क्वेश्चन पुटअप हो आप नेक्स्ट सेशन में कमेंट करिए और आने वाले समय में इसका समाधान भी पाइए। जय हिंद।